और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पनामा पेपर लीक केस मामले में ऐश्वर्या राय बच्चन से दिल्ली के ईडी दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। खबर है कि ऐश्वर्या राय को ईडी ने नोटिस भेजा था, जिसके बाद वो दिल्ली के ईडी के दफ्तर पहुंची, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, पनामा पेपर लीक केस मामले में ऐश्वर्या राय बच्चन से ईडी दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। खबर है कि ऐश्वर्या राय को ईडी ने नोटिस भेजा था, जिसके बाद वो दिल्ली के ईडी के दफ्तर पहुंची, जहां उनसे सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू हो गया है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे मेरे सहयोगी आनंद तिवारी का। आनंद, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया है। जी देखिए, बिल्कुल पहले सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, जो दिल्ली का जामनगर हाउस है, जो ईडी का एक दफ्तर है, और यहां पर ऐश्वर्या राय बच्चन पहुंची हैं कुछ देर पहले। और यहां पर जो जॉइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी हैं वो ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ कर रहे हैं। फेमा के तहत उन्हें नोटिस भेजा गया था। इसके पहले 9/11/2021 को भी एक नोटिस जो है वो ऐश्वर्या राय बच्चन को भेजा गया था, और उस दौरान उन्होंने पूछताछ में नहीं शामिल होने का हवाला दिया था। 15 दिन का उन्हें वक्त दिया गया था, और ईमेल के जरिए उन्होंने इसका रिप्लाई दिया था कि वो अभी पूछताछ में शामिल नहीं हो सकती हैं। बता दें कि इसके पहले जो उनके पति हैं अभिषेक बच्चन, उन्हें भी फेमा के तहत ईडी ने नोटिस दिया था, और उसको देखते हुए 1 महीना पहले जो अभिषेक बच्चन हैं वो खान मार्केट का जो हेडक्वार्टर है वहां पर पेश हुए थे, और उन्होंने कई सवालों के जवाब जो हैं वो ईडी को दिए थे, और कुछ डॉक्यूमेंट भी दिए थे। ये गाड़ी जो है, रवि, बताया जा रहा है कि इसी गाड़ी से, टैक्सी नंबर की जो गाड़ी है, ये दिल्ली की गाड़ी है, इससे ऐश्वर्या राय बच्चन बताया जा रहा है यहाँ पर पहुंची हैं, और उनसे यहाँ पर जो जॉइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। यहाँ पर एक गार्ड और ड्राइवर हैं, इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, और जो ईडी सोर्स बता रहे हैं कि इसी गाड़ी से ऐश्वर्या राय बच्चन आई थी, और फिलहाल उनसे अंदर पूछताछ की जा रही है। अगर पूरे मामले की बात करें, पनामा पेपर लीक मामले की, तो 2016 का पूरा मामला है। ब्रिटेन की एक फर्म थी पनामा, जो लॉ फर्म थी, उसके करीबन 1,15,00,000 पेपर जो हैं वो लीक हो गए थे, और उसमें 500 ऐसे लोगों के नाम सामने आए थे जो भारत के रहने वाले थे। इसमें बड़े उद्योगपति, बड़े सेलिब्रिटी, बड़े स्पोर्ट्स पर्सन थे जिन्होंने टैक्स चोरी करी थी। इस पूरे मामले में जो अमिताभ बच्चन है वो 4 कंपनी में डायरेक्टर थे, जिसमें एक कंपनी में ऐश्वर्या राय बच्चन को भी डायरेक्टर बनाया गया था, और बाद में वो शेयर होल्डर बन गई थी, और आरोप लगे थे कि पैसों की अनियमितताएं इन्होंने की हैं। उस पूरे मामले में जो 3 कंपनी थी, वो बहमास एक कंट्री है वहाँ पर थी, और एक दूसरे जो विदेश है वहाँ पर एक कंपनी बताई जा रही थी। उस पूरे मामले में बच्चन परिवार से लगातार ईडी पूछताछ करना चाह रही थी। आने वाले वक्त में बच्चन परिवार के और भी सदस्यों से ईडी पूछताछ कर सकती है, जो सोर्स बता रहे हैं। लेकिन आज की पूछताछ काफ़ी अहम है। जिस तरह से ईडी के इस दफ्तर में ऐश्वर्या राय बच्चन आई हैं, क्या कुछ सवाल उनसे ईडी के जो जॉइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी पूछते हैं, क्या कुछ डॉक्यूमेंट उनसे यहाँ पर मांगे जाते हैं, और वो क्या उसका हवाला देंगी, ये गौर करने वाली बात होगी। क्योंकि दूसरा सम्मन है जो ईडी ने ऐश्वर्या बच्चन को दिया था। हम पहले सम्मन के बारे में आपको बता चुके हैं कि जो उनका मुंबई स्थित आवास है वहां पर वो सम्मन सर्व किया गया था, और उस समय उन्होंने आने में असमर्थता जताई थी। और आनंद, बड़ा सवाल यही है क्योंकि यहाँ पर ये टैक्स की हेराफेरी का मामला है। अभिषेक बच्चन से पूछताछ हो चुकी है, अब ऐश्वर्या राय बच्चन से यहाँ पर पूछताछ हो रही है, तो सवाल कौन कौन से हो सकते हैं? जामनगर जी देखिए, बिल्कुल सवाल बिल्कुल सीधे हैं कि जो 2016 में जो एक पनामा लॉ फर्म थी ब्रिटेन की, उसके जो 1,15,00,000 पेपर जो लीक हुए थे, उसमें भारत के जो बड़े हाई प्रोफाइल लोगों के नाम सामने आए थे, उसमें बच्चन परिवार का नाम सामने आया था। सीधा सवाल उनसे पूछा जाएगा कि जो कंपनियां बनाई गई थी उसमें आपको डायरेक्टर कैसे बनाया गया, वो कंपनी किस तरह से अस्तित्व में थी, और उसमें अमिताभ बच्चन 4 कंपनी में डायरेक्टर थे, उसमें एक कंपनी में बाद में शेयर होल्डर ऐश्वर्या राय बच्चन को बनाया गया था। उस कंपनी की तमाम डिटेल मांगी जाएगी, उस कंपनी की जो तमाम लेखा जोखा होता है, उसके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल से जुड़े दस्तावेज होते हैं, वो तमाम चीजें यहाँ पर मांगी जाएंगी, और वो ऐश्वर्या बच्चन को यहाँ पर पेश करना होगा। पहले हम जैसा आपको पहले बता चुके हैं कि जब अभिषेक बच्चन को जब पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तो उनसे भी कुछ डॉक्यूमेंट मांगे गए थे, जिससे जो डॉक्यूमेंट लेके वो ईडी के खान मार्केट जो हेडक्वार्टर है वहां पर पेश हुए थे, और वहां पर उनसे काफी लंबी पूछताछ जो है वो ईडी के अधिकारियों ने की थी। तो आज की पूछताछ काफी महत्वपूर्ण है। बच्चन परिवार के दूसरे सदस्य से ये पूछताछ हो रही है। इससे पहले अभिषेक बच्चन से पूछताछ हो चुकी है, और सोर्स बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में कुछ और सदस्यों से ही पूछताछ हो सकती है। शुक्रिया आनंद, तमाम जानकारी के लिए।
इसके पीछे बहुत बड़ी कोई साजिश है। जो दोषी है सजा जरूर दे। पंजाब सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। ये एक सिख का दिल है और उसके ऊपर पैर रखने की कोई जरूरत करेगा। एक रोज पहले पंजाब के कपूरथला के निजामपुर में बेअदबी की कोशिश की गई थी। इस घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। आरोप है कि सुबह करीब 4 बजे आरोपी ने निशान साहिब हटाने की कोशिश की थी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उसे देख लिया। आरोपी को जब पकड़ने की कोशिश की गई तो वो भागने लगा। इसके बाद लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। बाद में उसकी पिटाई से मौत भी हो गई। आरोपी की पिटाई का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग उसे डंडों से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच गुरुद्वारा प्रबंधक की तरफ से यह दावा किया गया है कि पिटाई के बाद आरोपी ने यह बताया कि उसे दिल्ली से भेजा गया था। इस वक्त हम मौजूद हैं कपूरथला के गुरुद्वारा साहिब निजामपुर, जहां कल हंगामा हुआ, बेअदबी की घटना सामने आने की बात हुई और जो उसका मुलजिम था उसे पकड़ा गया और इसी दौरान भड़की भीड़ ने उसकी हत्या तक कर दी। आपको गुरुद्वारा साहिब की तस्वीरें दिखाते हैं कि यही वो गुरुद्वारा साहिब है जहां यह पूरा घटनाक्रम हुआ। और आपने जिस तरह से पहले तस्वीरें देखी, किस तरह से भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे, पुलिस बल यहाँ पर पहुँचा और जिस तरह से जो कुछ हुआ। और इसी घटनाक्रम के बाद जो गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी हैं उन पर हत्या का मामला दर्ज करने की बात की गई। उनके साथ कुछ लोगों को उसमें नामजद करने की बात की गई और 2 मामले दर्ज करने की बात हुई। एक बेअदबी और चोरी का जो आरोपी था उस पर और दूसरा हत्या का। लेकिन बाद में कुछ ही मिनटों में वो हत्या का मुकदमा कहीं नज़र नहीं आया और पुलिस पलट गई कि हमने तो हत्या का मामला दर्ज किया ही नहीं। हालांकि पुलिस ने यह दावा किया है कि यह मामला गुरुद्वारे में बेअदबी या किसी तरह की छेड़छाड़ का नहीं है, बल्कि यह मामला चोरी का है। चोरी के आरोप में युवक की पिटाई की गई, जिसमें उसकी मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। कोई छेड़खानी नहीं हुई, कोई बेअदबी नहीं हुई ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਉੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। कपूरथला में हुई बेअदबी की कोशिश करने वाले शख्स की पीट कर हत्या करने के बाद पुलिस ने गुरुद्वारे के ग्रंथी अमरजीत सिंह को हिरासत में ले लिया है। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद न्यूज़ 18 की टीम ने ग्रंथी बाबा अमरजीत सिंह से बातचीत भी की। अमरजीत सिंह जी, आपको कल पुलिस अपने साथ ले गई थी। आपको जब साथ ले गई पुलिस तो वहाँ पर आपके साथ किस तरह से बात की गई? आप पर हत्या का जो केस है वो बनाने की बात हो रही थी। जब हमारे को जहाँ से पुलिस लेके गई, आईजी साहब ने बोला भी उधर जाके तुम्हारा बयान दर्ज करना है, भी वो जो आरोपी मार डाला ना उनके खिलाफ 295 का पर्चा दर्ज करना है, तुम्हारी दरख्वास्त लेनी है बयान लेने में। मेरे को इतना बोल के लेके गए ने। वहाँ पे जाके उन्होंने बस किया भी वही। वो जो शख्स था बेअदबी करने वाला आया था, उनके 295 का पर्चा दर्ज कर दिया और बाद में मेरे को इधर आके छोड़ दिया। जब मैंने इधर आके गुरुद्वारा में देखा तो बहुत भारी संगतां यहाँ पे हाजिर थी। उन्होंने जाम लगा के रखा था कि बाबा जी को छोड़ो। मेरे को इस बारे कोई मालूम नहीं था। पंजाब के कपूरथला में हुई बेअदबी के तार अब पाकिस्तान से भी जुड़ रहे हैं। CNN न्यूज़ 18 को खुफिया सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कपूरथला गुरुद्वारे का ग्रंथी बाबा अमरजीत सिंह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था। आरोप है कि बेअदबी की घटना की जानकारी ISI एजेंटों के साथ साझा करने के लिए उसने फेसबुक लाइव भी किया था। अमरजीत पर यह भी आरोप है कि वो 4 से 5 सालों से लगातार तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान के सिख तीर्थ स्थलों पे ले जा रहा था। यही नहीं, ग्रंथी के जत्थों को दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायुक्तों की तरफ से तरजीह दी जा रही थी और आसानी से उन्हें वीजा भी दिया जा रहा था।
बताया यह गया कि इस घटना के पीछे साजिश ये थी कि इस घटना की मदद से सिख समुदायों के बीच में दरार पैदा की जा सके और फिर पूरे पंजाब का माहौल खराब किया जा सके। ये लोगों की भावनाओं को खिलवाड़ करके, उत्तेजित करके पंजाब की स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर चाहे हमारे किसी से कितने भी राजनीतिक विरोध रहे हों, कोई भी पार्टी इस किस्म का घिनौनी सोच नहीं रख सकती। मेरा तो यही मानना है कि पंजाब में डिस्टेबलाइज करने के लिए प्रयास अक्रॉस द बॉर्डर से किए जा रहे हैं। कपूरथला से पहले ऐसी एक घटना अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भी हुई थी। स्वर्ण मंदिर में भी एक आदमी ने बेअदबी की कोशिश की थी। इस घटना के बाद उस आदमी को लोगों ने पकड़ लिया था। मौके पर ही उसकी पिटाई की गई, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस मामले की जांच के लिए पंजाब सरकार ने एसआईटी का गठन भी कर दिया था, जिसे 48 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। मतलब ये कि अमृतसर में हुई बेअदबी की कोशिश की घटना पर कल एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। वहीं इन दोनों मामले में अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने 23 दिसंबर को चंडीगढ़ में पार्टी कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। इसी से जुड़ी दो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर कपूरथला की है, जबकि दूसरी तस्वीर अमृतसर की है। दोनों ही तस्वीरों में बेअदबी की कोशिश करने वाले आरोपियों की पिटाई से मौत हो चुकी है। पंजाब में बेअदबी के दो मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब सरकार को अलर्ट भेजा गया है। इस अलर्ट में पंजाब में मौजूद तमाम डेरों, मंदिरों, गुरुद्वारों और दूसरे धार्मिक जगहों पर सुरक्षा बढ़ाने की बात कही गई है। आशंका यह जताई जा रही है कि पंजाब का माहौल बिगाड़ने के लिए धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पिछले 2 दिनों में बेअदबी की 2 घटनाओं के सामने आने के बाद यह अलर्ट जारी कर दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब सरकार को। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इन घटनाओं की कड़ी निंदा की है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार को भी घेरा और इस मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की है। जिस तरीके से कल कोशिश की गई डिसरिस्पेक्ट करने की, हाउ डू यू सी इट सर, कैसे आप देखते हैं? ये बहुत ही दुखदाई है। देखिए, श्री दरबार साहब में आज तक कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की। सबसे पवित्र जगह तो है ही, लेकिन सबसे सेफेस्ट इसलिए लाखों लोग आते हैं बिना किसी को चेक किए, बिना किसी को धर्म की भेदभाव किए। और ये जो इंसान था, आप अगर देखें वीडियो में, तो वो मेंटली बिल्कुल फिट था। इनफैक्ट उसने जानबूझकर छलांग मारकर, अंदर उसकी इंटेंशन आगे कहाँ तक जाने की थी इसकी अभी कल्पना नहीं की जा सकती, कुछ बताया नहीं। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी कोई साजिश है। ये वो अकेला नहीं है, ये किसी को लाभ या किसी को हानि पहुँचाने के लिए ऐसा काम किया गया है। पंजाब सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। पिछले 5 सालों से जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बेअदबी, उस पर किसी को इंसाफ नहीं मिला। यही मन में रोष है हर सिख के। तो पंजाब में बेअदबी की घटनाओं पर राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने क्या कहा, सुनिए। घटना करने ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਨੱਪ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਜਿਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ, ਮਹੰਤਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਔਰ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਉਹੋ ਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਤੇ ਨੀਚ ਊਚਤਾ ਦਾ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ, ਜਾਤੀ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਜਿਹਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ। बेअदबी के मामले पर कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला ने पिछली सरकारों को घेरा और साथ ही उन्होंने बेअदबी के नए मामलों में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की कोशिश की गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के अमृतसर से सांसद गुरजीत औजला साहब हैं। औजला साहब, क्या लगता है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस घटना की निंदा की है और कई लोगों ने तो साजिश करार दिया कि इसके पीछे साजिश हो सकती है, आपको क्या लगता है? आप स्थानीय सांसद है, आपको जानकारी मिली होगी। बहुत दुख लगा है कि ऐसी जगह जहां हर कोई अपने दुखों का निवारण करने आता है और परमात्मा की शरण में लोग बहुत दूर दूर से, और कोई भी ऐसी कम्युनिटी नहीं जो वहाँ नहीं पहुँचती होगी, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब एक सबके ही गुरु हैं, क्योंकि उसमें जात पात से ऊपर उठकर और धर्मों से ऊपर उठकर उसमें बानी दर्ज है। तो वहाँ जब ऐसी घटना होती है तो सबके हृदय जो है बुलंद रह जाते हैं, और ये बहुत निंदनीय बात है।
और क्योंकि ये बहुत मतलब गंभीर विषय है, इसके ऊपर एक बड़ी जांच होनी चाहिए कि किसी ने हिम्मत, क्योंकि कभी वहाँ देखो कोई सिक्योरिटी का सिस्टम नहीं, कभी मतलब कोई सेंसर लगे हों, कुछ स्क्रीन करके आपको ले जाते हों, क्योंकि लोगों का आस्था ही इतनी है। हो सकता है समाज में कोई आदमी कैसा भी हो, लेकिन वहाँ जाकर लोग उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। तो ये क्यों हुआ, ये हमें भी बहुत चिंता लगी हुई इस बात की कि वहाँ तो ये बात होनी नहीं चाहिए, वो सर्वोच्चम धर्म स्थान है। तो ये बहुत गंभीर घटना हुई है और बहुत दुख लगा इस बात का। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर में एक सभा की। इस दौरान नितिन गडकरी ने 1538 करोड़ की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने यूपी को बदहाल कर दिया था। वंश के नाम पर राजनीति करने वाले भारत को विकास नहीं दे सकते हैं। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी की सरकार में आज हर गरीब और किसान को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। एक तरफ बुलडोजर सड़क पर चलता है तो दूसरी तरफ माफिया राज पर चलाया जा रहा है। छोटी सोच के लोग बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। पिछली सरकारों की सोच संकुचित थी, छोटी थी, इसलिए परिवार तक सीमित थे। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत की 135 करोड़ की आबादी ही परिवार है और इसलिए भारत सरकार के स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आज लागू किए जा रहे हैं, उसका परिणाम है कि भारत की दुनिया के अंदर एक नया सम्मान बढ़ा है। हम समस्या को समस्या नहीं बने रहने देना चाहते। हमने समस्या के समाधान का संकल्प लिया है और इसी बात के संकल्प के साथ हम लोग सार्वजनिक जीवन में आए हैं। समस्या का जो समाधान करे वही सरकार है और जो समस्या पैदा करे वही वंशवादी राजनीति करने वाले राजनेता हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अयोध्या में रेलवे स्टेशनों के नामों को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। योगी सरकार ने इसी साल नवंबर में फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया था, जबकि वहां अयोध्या नाम से पहले ही स्टेशन था और इस स्टेशन को अब मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। लेकिन कई बार लोग ट्रेन पकड़ने के लिए अयोध्या कैंट की बजाय अयोध्या स्टेशन पहुंच जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी ट्रेनें छूट जा रही हैं। हालांकि रेलवे की ओर से लगातार इस बारे में विज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन लोगों में अब भी भ्रम बना हुआ है। बहुत कंफ्यूजन होता है इससे, जो है नाम बदलने से। और जो हमारे बाहरी पैसेंजर आते हैं, यहाँ पे जो आते हैं दर्शनार्थी लोग, उनको भी दिक्कत होती है नाम बदलने से। और जो लोकल के हैं वो तो समझ जाते हैं, बाहरी लोगों को दिक्कत होती है इससे। कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो लोग पढ़े लिखे हुए हैं उनको ऐसा महसूस नहीं होता है। जो बाहर से यात्री वगैरह आ जाते हैं, जो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको थोड़ा हल्का फुल्का कंफ्यूजन होता है। क्यों अयोध्या कैंट की बजाय अयोध्या स्टेशन पर आ रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए लोग? हम जानेंगे। जो स्टेशन अधीक्षक हैं अयोध्या स्टेशन के, विनोद कुमार जी हमारे साथ हैं। विनोद कुमार जी, क्या दिक्कतें हो रही हैं? बहुत शिकायतें मिल रही हैं, लोग अयोध्या कैंट की जगह अयोध्या स्टेशन आ जा रहे हैं। जब से फैजाबाद जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट किया गया है, तब से लोगों में कन्फ्यूजन ये फैला हुआ है कि अयोध्या ही अयोध्या कैंट है। तो बहुत सारे लोग जो पेपर वगैरह से नहीं जुड़े हुए हैं या पेपर नहीं पढ़ते हैं या जिनके नॉलेज में नहीं है, वो अयोध्या में ही ट्रेन पकड़ने आ रहे हैं अयोध्या कैंट के नाम पे। तो हम लोग यहाँ स्टाफ जो भी कर्मचारी वगैरह हैं वो उनको कन्विंस करते हैं कि भैया ये अयोध्या धाम है, अयोध्या कैंट फैजाबाद का नाम बदला गया है। तो फिर यहाँ से वो लोग चले जाते हैं। जबकि इसका जो भी एडवर्टीजमेंट वगैरह विज्ञापन हुआ, पेपर वगैरह में सब आउट हुआ है और लोगों को हम लोग अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वो अयोध्या कैंट में ही जाके ट्रेन पकड़ें और उनको बताते भी हम लोग हैं कि फैजाबाद का ही नाम अयोध्या कैंट हुआ है। तो इस तरह लोगों को हम लोग भेजते हैं यहाँ से।
यात्रियों को ये कह सकते हैं कि जो बाहर से लोग आते हैं उनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं कहीं ना कहीं उनको तो पता है। बाहर से जो लोग आते हैं ज़्यादा कंफ्यूजन उन्हीं का है। 12 सांसदों के निलंबन के मामले में राज्यसभा में जारी गतिरोध पर सरकार ने विपक्ष पर हमला किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस मामले में केंद्र की पहल पर बुलाई गई बैठक में ना आने पर विपक्ष पर निशाना साधा। पीयूष गोयल ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो सदन को नहीं चलने देना चाहते और हंगामा ही मकसद लग रहा है। प्रहलाद जोशी जी ने माननीय चेयर के आदेश पर और जो बात विपक्ष बार बार कह रहा था उस हिसाब से आज मीटिंग बुलाई थी। सभी जो पांचों पार्टी के माननीय सदस्य सस्पेंड किए गए उन पांचों नेताओं को बुलाया गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो मीटिंग तक के लिए नहीं आए। हम हाउस की डिग्निटी और डेकोरम को रिस्टोर करने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका बहुत स्पष्ट नजर आती है कि वो ना चर्चा करना चाहते हैं, ना डिबेट करना चाहते हैं, हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं और उनके मन में डिसरप्शन और डिस्टर्बेंस के अलावा कुछ नहीं है। बाहर आके बयान देना कि हम हाउस में चर्चा करना चाहते हैं, उसके बदले हाउस को अच्छी तरीके से चलाने के लिए आके बात करें। और जो विषय कांग्रेस के खुद के नेता माननीय आनंद शर्मा जी ने हाउस में उठाया था 2010 के संबंध में, जब 2010 में कुछ माननीय सांसदों को सस्पेंड किया गया था, उसके बारे में माननीय आनंद शर्मा जी ने हाउस में उठाया और कहा कि उस तर्ज पे ये सस्पेंशन वापस ले आ जाए।